बात करेंगे थर्मल स्ट्रेन और मैकेनिकल स्ट्रेन के बारे में। थर्मल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होते हैं इनके बारे में। जो नाम है थर्मल स्ट्रेस, बेसिकली ये थर्मल स्ट्रेस थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है और ये भी कहा जाता है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ये परफेक्ट नहीं है थर्मल स्ट्रेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा मैकेनिकल ही होता है। लेकिन थर्मल स्ट्रेस हम उसको कहेंगे जो स्ट्रेस टेम्परेचर चेंज की वजह से डेवलप होता है, उसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन वो स्ट्रेस भी कैसा है, मैकेनिकल ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि एक रॉड यहाँ पर रखी हुई है, ये हमने एक रॉड बनाई, इस रॉड की लेंथ है L0 और ये लेंथ रॉड की कितने टेम्परेचर पर है। रॉड की जो ये लेंथ है इस समय टेम्परेचर है, मान लेते हैं T0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है, इसका लेंथ L0 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा के बराबर। हमने इसके टेम्परेचर को चेंज किया, तो टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से इसकी लेंथ हो जाती है L, और इतना हम सब जानते हैं कि उसको हम लिख सकते हैं L0 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। मान लो ये टेम्परेचर T है, तो डेल्टा टी का मतलब ये है कि टेम्परेचर T माइनस T0 के बराबर है। और हमने ये भी मान लिया है कि इस छोटे से टेम्परेचर चेंज में अल्फा कांस्टेंट रहता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम क्या मान के चल रहे हैं कि इस छोटे से चेंज में कांस्टेंट है। अब देखो इसकी जो लेंथ में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है लेंथ में, ये इंक्रीमेंट है लेंथ में, और ये जो लेंथ में चेंज है यहाँ तक का, ये चेंज है कितना, ये है L0 अल्फा डेल्टा टी के बराबर। इतना लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है। लेंथ इसकी चेंज किस वजह से हुई है, टेम्परेचर की वजह से। तो इसको हम कहेंगे कि इसमें थर्मल स्ट्रेन है, इसमें थर्मल स्ट्रेन है। और ये थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, थर्मल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन L0 के बराबर। और इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो ये कितना जाता है, अल्फा डेल्टा टी। और अगर हमको चेंज इन लेंथ निकालना हो तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L की जो वैल्यू है ये हो जाएगा L0 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, नहीं ठीक लिखा हुआ था। ये जो इंक्रीमेंट है लेंथ में यह है L0 अल्फा डेल्टा टी के बराबर। इतना ये चेंज हुआ है लेंथ में। ठीक है लेंथ में इतना चेंज हो गया है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, इसमें ये थर्मल स्ट्रेन है और इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। इस वाले केस में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। यह है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन हुआ है इसमें। एंड देयर इज नो स्ट्रेस, इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम एक दूसरी सिचुएशन को लेते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इस रॉड को हमने मान लिया कि एक वॉल के बीच में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पर कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती है, यानी कि रॉड कैसी है, कंस्ट्रेंट है। ये वाले केस में रॉड कैसी थी, ये थी अनकंस्ट्रेंट। लेकिन इसमें जो रॉड है ये है कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये रॉड कैसी है, इस वाले केस में सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, कंस्ट्रेंट है। अब इसमें हमने इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट फिर किया। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना किया, रॉड के इनिशियल टेम्परेचर T0 था, बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ा के हमने T कर दिया है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T के बराबर। अब होना ये चाहिए था कि इस टेम्परेचर में चेंज के बाद इसकी जो लेंथ है इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए था। इसमें इंक्रीमेंट कितना हो जाना चाहिए था, ये जो आप देख रहे हो यहाँ तक का। और ये इंक्रीमेंट टेम्परेचर चेंज की वजह से होना चाहिए था। इसकी वैल्यू कितनी होती, L0 अल्फा डेल्टा टी, ये इंक्रीमेंट होना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल इसमें लेंथ में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सटेंड होने के लिए फ्री नहीं थी। अब इस पर एक्सटेंड किसने नहीं होने दिया, इस वॉल ने एक्सटेंड नहीं होने दिया। तो इस वॉल की वजह से इस पर फोर्स आए,
एक फोर्स यहाँ से लगा F, और एक फोर्स वॉल से लग रहा है इस पर राइट साइड से, ये F फोर्स इस पर अप्लाई होते हैं। अब इन फोर्सेस की वजह से इसमें डेवलप होती है एक मैकेनिकल स्ट्रेन। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेन किस तरह से कि इसकी जो लेंथ होनी चाहिए थी वो लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाई। तो आप इसको ना दो हिस्सों में समझो स्टेप बाय स्टेप, कि मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी लेंथ इतनी हो गई है, लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, ये कौन सी स्ट्रेन डेवलप हो गई? थर्मल स्ट्रेन। अब वॉल की वजह से जो फोर्स लगा यहाँ पर, उसने वापस इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन आई, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेन कौन सी है? मैकेनिकल स्ट्रेन है। तो ये F, ये F एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं रॉड का A के बराबर है, तो कंप्रेसिव मैकेनिकल स्ट्रेन इसमें कितनी कहलाएगी? अगर मान लेते हैं इसका यंग्स मॉडुलस भी हमको गिवन है गामा के बराबर, तो ये स्ट्रेन आ जाएगी डेल्टा L ओवर L इक्वल टू F अपॉन A गामा के बराबर। ये इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगी इतनी। ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेन हुई इसमें, और ये कौन सी है? ये मैकेनिकल स्ट्रेन है। लेकिन रॉड की जो टोटल लेंथ में चेंज कितना है? 0 है। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स कांस्टेंट। रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। टोटल लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि थर्मल स्ट्रेन या चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से इसकी लेंथ में कितना चेंज होना था? L0 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और जो मैकेनिकल स्ट्रेन है उसकी वजह से लेंथ में कितना चेंज होना था? वो होना था F इंटू L अपॉन A गामा के बराबर। तो ये दोनों चेंज मिलके कितने हो गए हैं? 0 के बराबर है, क्योंकि रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट है। तो थर्मल स्ट्रेन की वजह से जो चेंज था लेंथ में, और मैकेनिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से लेंथ में, कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से जो लेंथ में चेंज था, वो दोनों कैसे हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन उन दोनों का साइन अपोजिट है। टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से एक्सपेंशन हुआ था, और जो मैकेनिकल स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव है। तो जितना टेम्परेचर की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ था मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, उतना ही कंप्रेसिव स्ट्रेन आ गया या लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल स्ट्रेन है वो नेगेटिव है। तो L0 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू माइनस FL अपॉन AY। ठीक है, और हम एक चीज़ और लिख देंगे यहाँ पर कि जो मैकेनिकल स्ट्रेन है, मैकेनिकल स्ट्रेन इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर रॉड कंस्ट्रेंट है बिटवीन टू वॉल्स एंड इट कैन नॉट एक्सपेंड फ्रीली, और एक सिंगल रॉड की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो ये सिंगल रॉड में चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर एंड चेंज इन लेंथ ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेन, ये दोनों लेंथ में जो चेंज हुआ है वो कैसा है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और साइन अपोजिट है। जितना एक्सटेंशन हुआ था टेम्परेचर की वजह से, उतना ही कंप्रेशन हो गया इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो ये L0 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू माइनस FL अपॉन AY, ये याद रखेंगे हम। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक डिफरेंट सिचुएशन है। रॉड कितनी है यहाँ पर? हम मान लेते हैं कि 2 रॉड हैं, और इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये है एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक। ये एक रॉड ले ली हमने, और सॉरी ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है, और यहाँ पर है एक रॉड जिसकी लेंथ है L1, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा 1, यंग्स मॉडुलस है गामा 1 के बराबर। दूसरी रॉड भी हमने बना ली जिसकी लेंथ है L2 के बराबर,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन लिया अल्फा 2 के बराबर और लेंथ कितनी है इसकी L2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या किया, इसमें भी टेम्परेचर में चेंज करते हैं। तो इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड, इनिशियल लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड सिस्टम कितनी है L1 प्लस L2 के बराबर है। और टेम्परेचर चेंज करने के बाद दोनों की लेंथ में चेंज होगा, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी, फाइनल लेंथ आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर, फाइनल लेंथ आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर कितनी आएगी, ये भी L1 प्लस L2 के ही बराबर आने वाली है। ठीक है, दोनों की जो लेंथ है, दोनों केस में लेंथ सेम है, लेकिन इस केस में दोनों रॉड की इंडिविजुअल लेंथ जो है वो सेम नहीं रहेंगी, दोनों की लेंथ में चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो मिला के जो चेंज है वो कैसा है, वो इक्वल है। यानी मैं इसको लिख लेता हूं कि फाइनल लेंथ है L1 डैश और L2 डैश, तो L1 प्लस L2 इक्वल टू L1 डैश प्लस L2 डैश के बराबर होगा इस वाले केस में। ठीक है, अब टेम्परेचर को चेंज कर दिया हमने, कैसे चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया है सपोज डेल्टा टी के बराबर, तो थर्मल स्ट्रेन जो आएगी इसमें उसकी वजह से चेंज इन लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ L1 ड्यू टू थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन की वजह से जो चेंज आया इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा L1, ये आएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी के बराबर। ये चेंज इन लेंथ किसकी वजह से आया, इसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से, यानी ये थर्मल स्ट्रेन का कंट्रीब्यूशन है। अब दोनों तरफ से फोर्स लगेंगे क्योंकि टोटल लेंथ तो चेंज है, तो वॉल से फोर्स लगेगा, वॉल से जो फोर्स लगेगा उससे इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगी जो कि मैकेनिकल स्ट्रेन है। तो चेंज इन लेंथ, change in length, change in length due to मैकेनिकल स्ट्रेन या स्ट्रेस भी लिख सकते हो, मैकेनिकल स्ट्रेस जो आया उसकी वजह से कितना आएगा, उसकी वजह से आएगा इसमें F/A L1 और ये गामा 1 के बराबर। ठीक है, ये आया। लेकिन इस वाले केस में पिछले केस की तरह ये दोनों जो चेंज आया है लेंथ में, दोनों लेंथ में चेंज है, ये मैग्नीट्यूड में ये इनका जो मॉडुलस है वो इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम नेट चेंज लिखते हैं, तो जो नेट चेंज मिलेगा हमको यहाँ पर, वो नेट चेंज मैं यहाँ पर लिखता हूँ L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस F/L1 अपॉन A गामा 1। ये चेंज इन लेंथ है किसके, डेल्टा L1 डैश, नेट चेंज लिख लिया। ठीक है, चलिए मैं इसको शब्दों में ही लिख देता हूँ, ये है नेट चेंज इन लेंथ ऑफ L1। सिमिलरली चेंज इन लेंथ, और कैसा चेंज इन लेंथ, नेट इन L2। L2 में कितना नेट चेंज आ जाएगा, उसमें आएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस F/L1 अपॉन A गामा 1 के बराबर। ठीक है, लेकिन ये दोनों में जो चेंज हुआ है लेंथ में, ये मिला के 0 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपोजिट रॉड की जो टोटल लेंथ है, इसकी लेंथ इंडिविजुअली चेंज हो गई होगी, इसकी लेंथ में भी नेट चेंज आ गया होगा, लेकिन इन दोनों का जो टोटल लेंथ है मिला के चेंज होने के बाद भी वो इनिशियल के बराबर ही होना चाहिए। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना कर देंगे हम, 0। तो उससे आएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस F/L1 अपॉन A गामा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस F/L1 अपॉन A गामा
2 के बराबर, ये गामा 1 लिख दिया था मैंने, गामा 2 के बराबर, और ये इक्वल टू हो जाना चाहिए 0। ठीक है, अब इसमें से हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं और डेल्टा टी और ए एक तरफ आ जाएगा, ए डेल्टा टी अलग कर दिया मैंने, ये बचेगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू एफ अपॉन ए को, अगर हम एफ ए तो ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो एफ को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा L1 अपॉन गामा 1 प्लस L2 अपॉन गामा 2 के बराबर। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ से कितना फोर्स डेवलप हुआ है, वॉल ने कितना फोर्स अप्लाई किया है इस पर, तो फोर्स आ जाएगा, या स्ट्रेस भी पूछा जा सकता है F अपॉन ए, तो फोर्स की वैल्यू आएगी L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 इंटू ए डेल्टा टी अपॉन L1 अपॉन गामा 1 प्लस L2 अपॉन गामा 2। तो अभी जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उसमें देख के थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन डरावना लगता है, लेकिन जो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि लेंथ इक्वल दी होती है और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 भी इक्वल दिए होते हैं, फिर अगर पूछा जाएगा कि कितना फोर्स डेवलप हुआ तो बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन बनेगा इसका। लेकिन आपको L1 अल्फ़ा 1 L2 अल्फ़ा 2 लेके जनरल फॉर्म में ही इसको याद रखना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में क्लियर हो गई होगी। तो जो थर्मल स्ट्रेस है वो क्या है, एफ अपॉन ए है। तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है कि जो थर्मल स्ट्रेस है, ये थोड़ा सा नाम मिसलीडिंग है। एक्चुअली स्ट्रेस वो मैकेनिकली है, लेकिन वो स्ट्रेस डेवलप हुआ है ड्यू टू थर्मल रीजन, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। सो दिस स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज वाई वी कॉल इट थर्मल स्ट्रेस, बट एक्चुअली इट इज़ द मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन दोनों तरह की होती हैं अलग अलग, थर्मल स्ट्रेन भी है और मैकेनिकल स्ट्रेन भी है। थर्मल स्ट्रेन किस वजह से है, थर्मल स्ट्रेन टेम्परेचर में चेंज की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे ये वाला केस था, इसमें ये फ्री एक्सपेंशन था, टेम्परेचर चेंज किया, लेंथ इंक्रीज हो गई, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, लेकिन इसमें थर्मल स्ट्रेन तो है लेकिन थर्मल स्ट्रेस नहीं है। इस वाले केस में थर्मल स्ट्रेन है, मैकेनिकल स्ट्रेन भी है, और जो स्ट्रेस है उसको हम थर्मल स्ट्रेस कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस ही है। ठीक है, चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिखता हूँ एग्जांपल नंबर 2। इसमें अब रॉड है हमारे पास 3, एक रॉड ये वाली है और इसकी लेंथ है L1, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, यंग्स मॉडुलस दिया है गामा 1 के बराबर। एक दूसरी रॉड है यहाँ पर जिसकी लेंथ है L2, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 2 अल्फा और ये है गामा 2 के बराबर। अच्छा, गामा 2 नहीं, 2 गामा, ये है 2 गामा और ये है ओनली गामा के बराबर। एक तीसरी रॉड है जिस तीसरी रॉड की लेंथ है L3 के बराबर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 3 अल्फा एंड यंग्स मॉडुलस इज 3 गामा। ये वॉल है जहाँ पर इनको फिक्स किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये दी हुई है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द होल सिस्टम इज इंक्रीज एंड इट इज फाउंड दैट लेंथ ऑफ द मिडिल रॉड डज नॉट चेंज। टेम्परेचर इज चेंज, temperature of whole system is changed and length of middle rod does not change। इसमें चेंज नहीं होता है। देन दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 9L1 by L3।
तो 9L1/L3 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। हालांकि अब ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले एक एग्जांपल ले लिया है और कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो चुका है। मिडिल रॉड कैसी है, इसकी लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है। अगर मिडिल रॉड की लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेन आई थी, थर्मल स्ट्रेन, और फोर्स की वजह से जो मैकेनिकल स्ट्रेन आई थी, उन दोनों की वजह से लेंथ में जो चेंज हुआ है वो कैसा है, मॉडुलस में इक्वल है। और एक में जो चेंज, एक चेंज नेगेटिव है। और ओबियसली मैकेनिकल स्ट्रेन कैसी है, नेगेटिव है इसमें, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है। सो मैकेनिकल स्ट्रेन इज कंप्रेसिव। L1 और L3 में चेंज हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो जो कंडीशन दी है उसको हम यूज़ करते हैं, और मैं लिखता हूँ कि जो मिडिल रॉड है उसकी लेंथ कैसी है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो लेंथ में चेंज हुआ है मिडिल रॉड के लिए, फॉर मिडिल रॉड के लिए टेम्परेचर चेंज की वजह से ये होगा L2, अल्फा है इसका 2 अल्फा, L2 2 अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, माइनस ये मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से ये होगा F/A, और लेंथ है इसकी L2, और यंग्स मॉडुलस कितना इसका 2 गामा है। तो लेंथ कांस्टेंट है, इसलिए दोनों चेंज कैसे होने चाहिए, इसके इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो ये 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी कि 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू F/2A गामा के बराबर। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आते हैं हम किस पर, L1 पर। तो L1 के लिए जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है, L1 के लिए चेंज इन लेंथ आएगा ड्यू टू टेम्परेचर L1 अल्फा डेल्टा टी। ये थर्मल स्ट्रेन की वजह से चेंज इन लेंथ है। इसमें भी कंप्रेसिव मैकेनिकल स्ट्रेन आई होगी, तो वो होगी F/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी का सेम है, और फोर्स तो ओबियसली सभी पर जो लग रहा है, नेट फोर्स हमेशा 0 है, एक्सेलरेटेड तो है नहीं सिस्टम, तो सभी पर लगने वाला फोर्स कैसा है, सेम है। तो F/A L1/गामा, और ये होगा बीच, ज़्यादा पास हो गया है, L1 अल्फा डेल्टा टी माइनस FL2/A गामा। ये टोटल चेंज इन लेंथ है किसकी में, पहली वाली रॉड की। फर्स्ट रॉड की लेंथ में ये टोटल चेंज लिखा हमने। अब थर्ड रॉड के लिए लिखते हैं, तो थर्ड के लिए लिखना होगा हमको L2, इसका है 3 अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, माइनस F/A, लेंथ है L3, और यंग्स मॉडुलस है इसका 3 गामा। तो ये 3 गामा। अब ये जो टोटल चेंज आया है ये कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों का मिला के टोटल चेंज इन लेंथ कितना है, 0 है। इंडिविजुअली चेंज हुआ है, L1 में चेंज हुआ है, L3 में चेंज हुआ है। इसकी लेंथ तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि टोटल लेंथ कांस्टेंट रहती है। तो इसकी लेंथ में जो टोटल चेंज है टेम्परेचर की वजह से और कंप्रेसिव मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से, वो ये लिखा मैंने। इसकी लेंथ में चेंज लिख लिया है, और ये पूरा मिला के 0 हो जाना चाहिए। हालांकि हम चाहें तो डेल्टा L जो L2 की लेंथ में चेंज है वो भी लिख लें, लेकिन L2 की लेंथ में ओवरऑल टोटल नेट चेंज ही 0 है। जिसमें ये माइनस कर रहा हूँ ना, उसकी जगह पर मैं ये वाली टर्म लिखूंगा यहाँ पर, इसमें बीच में एक टर्म और आ जाएगी जिसमें ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। तो ये तो ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखते हैं, अच्छा इसमें मैंने L2 लिख दिया एक जगह, ये L1 ही था, F/L1/A गामा, और कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा इधर भी ये L2 कर दिया, ये L3 होगा। ठीक है, ये L3 है, ये भी L3 है। अब हम क्या करते हैं कि अल्फा डेल्टा टी वाली जो टर्म है उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो L1 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 L3
अल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल टू एफ अपॉन ए गामा, इसको हमने कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा L1 प्लस L3/3 बचा ये, ठीक है, इतना बच गया। हमको इसमें से एलिमिनेट क्या करना है, टेम्परेचर वाला रिलेशन नहीं चाहिए, एफ और ए नहीं चाहिए, क्योंकि हमको रेशियो किसका निकालना है, 9L1/L3 का। तो इक्वेशन नंबर, मैं इसको नाम दे देता हूँ अल्फ़ा डेल्टा टी, तो हमने लिख लिया बाहर ये अल्फ़ा डेल्टा टी, और ब्रैकेट में बचता है L1 प्लस 3L3 इक्वल टू एफ अपॉन ए गामा इंटू L1 प्लस L3/3, इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ यहाँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से अल्फ़ा डेल्टा डी की मैं वैल्यू रखता हूँ एफ अपॉन ए गामा 2a गामा, तो एफ अपॉन 2a गामा, ये मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट की तो ये आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू एफ अपॉन 2a गामा इंटू L1 प्लस 3L3 इक्वल टू एफ अपॉन ए गामा, और ये होगा L1 प्लस L3/3, L1 प्लस L3/3, एफ अपॉन ए गामा ये कैंसिल हो जाएगा और बचता है L1/2 प्लस 3L3/2 इक्वल्स टू L1 प्लस L3/3 के बराबर। अब हम L1 और L3 को अलग अलग कर देते हैं, तो 3L3/2 माइनस L3/3 इक्वल टू L1 माइनस L1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, राइट साइड में जाके L1/2 ही बचेगा। LCM लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 6 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 9L3 माइनस 2L3 इक्वल टू L1/2, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 3, तो 9L3 माइनस 2L3 कितना हुआ, 7L3 इक्वल टू 3L1, ठीक है। तो इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी हमको। हाँ, समझ गया क्या मिस्टेक थी। अल्फ़ा डेल्टा टी की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, वो एफ अपॉन 4a गामा के बराबर है, ठीक है। तो ये इसमें एक चेंज था, ये जो अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू एफ अपॉन 4a गामा, तो अल्फ़ा डेल्टा टी को हम लिख लेते हैं एफ अपॉन 4a गामा इंटू L1 प्लस 3L3 इक्वल टू एफ अपॉन ए गामा इंटू L1 प्लस L3/3, तो एफ अपॉन ए गामा कैंसिल हो गया, 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम राइट साइड में, तो ये हो जाएगा L1 प्लस 3L3 इक्वल टू 4L1 प्लस 4/3 L3 के बराबर। 3L3 माइनस 4/3 L3 इक्वल टू 3L1, तो अब ये बचता है यहाँ से 9 माइनस 4 यानी कि 5L3/3 इक्वल टू 3L1, और 9L1 चाहिए था हमको क्वेश्चन में, तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9L1 अपॉन L3 की जो वैल्यू आती है वो आती 5 के बराबर, ठीक है। तो 9L1/L3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। तो अब मुझे लगता है कि ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो उसका डिस्कशन मैं करता हूँ यहीं पर कंप्लीट। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बाय बाय। क्वेश्चन ये है, ए कंपोजिट बार हैज़ 2 segments of equal length L each. Both segments are made of the same material, but cross-sectional area of segment OB is twice that of OA. The bar is kept on a smooth table with the joint at the origin of the coordinate system. Attached to the table, temperature of the composite bar is uniformly raised by delta theta.
कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल इज अल्फा पर डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन में सिचुएशन है, ये हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। अब इसके आगे करना है हमको इसको सॉल्व। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम मान लें कि ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर। तो जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो ये वाली रॉड में एक्सपेंशन होगा, इसमें भी एक्सपेंशन होगा। तो जो जॉइंट है वो ओरिजिन पे नहीं रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो जॉइंट अगर ओरिजिन पर नहीं है, शिफ्ट हो गया है, तो हमको बताना है कि उस जॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है, वो कॉन्सेप्ट हम ये यूज़ करेंगे कि पहले तो थोड़ा सा डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये है रॉड ए, और जो दूसरी रॉड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है डबल, और मास भी कितना हो जाएगा, डबल इसका बी का। तो मास ऑफ रॉड ए इज m एंड मास ऑफ रॉड बी इक्वल टू 2m। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ओरिजिन है कहाँ पर, ये है, ये y एक्सिस मान ली हमने, और ये हमने मान लिया कि ये x एक्सिस है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो जो जॉइंट है यहाँ पर, इसका ये जो जॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जॉइंट है इस जगह से शिफ्ट कर जाता है। तो हमको बताना है कि जो जॉइंट है ये शिफ्ट होने के बाद इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमको इसमें बताना है। तो मैंने मान लिया कि इस क्वेश्चन में कि जो जॉइंट है वो कितना शिफ्ट कर जाता है, जॉइंट शिफ्ट कर जाता है एक्स से, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रखा हुआ है। रॉड रखी हुई है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये है रॉड ए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। और हमने मान लिया कि इसके बाद ये जॉइंट कहाँ शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है, और जॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, एक्स के बराबर। ये मैंने अभी अज्यूम किया। अभी राइट साइड में शिफ्ट करेगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, ये मैं जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर हमने कॉन्सेप्ट सही लगाया होगा तो सॉल्व करने के बाद प्रॉपर साइन के साथ वो अपने आप आ जाएगा। तो ये जॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और जो दूसरी वाली रॉड थी उसको भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ये दूसरी वाली रॉड बना ली है हमने, ये दूसरी रॉड ए, और जो जॉइंट है वो यहाँ पहुँच चुका है, और ये कोऑर्डिनेट कितना है उसका, x के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ जो बी रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मिड पॉइंट यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस होगी ये l/2 के बराबर। और जो इसका मिड पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है रॉड ए का, वो भी कितनी डिस्टेंस पर है, l/2 के बराबर। अगर फाइनल लेंथ है l, और इनिशियल लेंथ कितनी मान लेते हैं हम इसकी, L0 मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि सिंस होल सिस्टम इज ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, सारा सिस्टम फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। तो इसका मीनिंग ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो सेंटर ऑफ मास की जो शिफ्टिंग है डेल्टा XCM, वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x1 इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड वाली जो रॉड है या रॉड ए, उसका मास है m, और उसकी जो लेंथ है, पहले तो जॉइंट यहीं पर था, तो ये ऑरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास खुद का कितनी डिस्टेंस पर है, l/2 पर है, और वो लेफ्ट साइड में, तो मैंने लिखा -m इंटू l/2 प्लस 2m इंटू जो बड़ी वाली रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पर होगा, यहाँ है। कितनी डिस्टेंस है ये, L0/2,
एल नॉट बाई टू, 2m इंटू एल नॉट बाई टू, इतना लिखा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल मास m प्लस 2m। तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना जाता है, ये आ जाएगा एल नॉट बाई 6 के बराबर। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है क्या, इक्वेशन नंबर 1 बता रही है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम इनिशियली। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, एल नॉट बाई 6 पर है ऑरिजिन से। अब हमने मान लिया कि टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया है। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, इसमें ज़रा अपनी पोजीशन को थोड़ा सेट कर दूँ, ये तो पोजीशन को चेंज करने के बाद जो दोनों रॉड हैं उनकी लेंथ चेंज हो जाती है और लेंथ एल नॉट से बदल के हो जाती है एल। लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो एल नॉट था, ये एल नॉट बढ़ के कितना हो जाता है, ये हो जाता है एल के बराबर। लेकिन मिड पॉइंट तो कहाँ पर होगा, एल बाई 2 पर ही होगा। अब इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ये डिस्टेंस है एल बाई 2 और जॉइंट शिफ्ट हो गया एक्स से, तो ये एक्स प्लस एल बाई 2 होगा। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट है यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो आपको साफ साफ नजर आए जरा, मैं इसलिए अपने आप को दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। ये जो जॉइंट है, जॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पहले ये एल नॉट थी, अब लेंथ इंक्रीज हो गई है, तो कितना हो गया, ये एल के बराबर। और मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये एल बाई 2 के बराबर है। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से यहाँ तक की एक्स है, तो ये कितना बचा, एल बाई 2 माइनस एक्स के बराबर। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ मिड पॉइंट का फाइनल में, ये हो जाएगा एल बाई 2 माइनस एक्स, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे हम इस कोऑर्डिनेट को, ये भी ध्यान रखना। चलिए, तो इतना हो गया है। तो अब हम लिखते हैं यहां फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको नाम दे दिया हमने कि सपोज वो किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो उसको मैं लिखता हूं x2 इक्वल टू, पहले मैं a का लिख रहा हूं, तो मास m और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, वो हो जाएगा माइनस एल बाई 2 माइनस एक्स के बराबर, प्लस मास कितना है 2m के बराबर है b का, तो 2m इंटू और x कोऑर्डिनेट कितना है, ये है x प्लस एल बाई 2, और यह है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्लेम यह है कि इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x1 इक्वल टू x2, और ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा एल नॉट बाई 6 इक्वल टू माइनस, अच्छा इसमें एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, डिवाइडेड बाई टोटल मास करना भूल गया था इक्वेशन नंबर 2 में, ये हो जाएगा 3m के बराबर, 3m। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं दोनों की लेंथ को, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल, तो एल नॉट बाई 6 इक्वल टू माइनस m इंटू एल बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2m इंटू एक्स प्लस एल बाई 2 अपॉन 3m, इतना हो गया। m ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले m से, ये m और ऊपर से आगे कैंसिल होगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी बचता कितना है, तो एल नॉट बाई 6 इक्वल टू माइनस एल बाई 2 प्लस एक्स, फिर ये होगा प्लस 2x प्लस एल के बराबर अपॉन कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाता है एल नॉट इक्वल टू 3x प्लस एल बाई 2, इतना आया। और यहाँ से 3x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू
एल नॉट माइनस एल बाई टू, एल नॉट बाई टू बचना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये एल नॉट बाई टू माइनस एल बाई टू, यानी कि एल नॉट माइनस एल बाई टू बचेगा, या और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये बचेगा x इक्वल टू एल नॉट माइनस एल बाई सिक्स। ये हो गया। L की वैल्यू क्या रखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन तो हमको दिया हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर, ये L हो जाएगा। तो एल नॉट माइनस एल कितना बचेगा, एल नॉट माइनस एल बचेगा माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो ये वैल्यू एल नॉट माइनस एल की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो कितना बचेगा तो सिंप्लीफाई करने पर अब ज़रा मुझे थोड़े स्पेस की ज़रूरत है, तो स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने जो कैलकुलेशन किया है इसको थोड़ा सा क्लब कर देता हूँ यहाँ। ये यहाँ लिख दिया मैंने थोड़ा छोटा करके इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू एल नॉट माइनस एल कितना आया है, ये आया माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बाई सिक्स के बराबर, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में एल नॉट का मतलब क्या था, एल नॉट दिया था कैपिटल एल के बराबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस एल अल्फा डेल्टा टी बाई सिक्स के बराबर, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो जॉइंट है x क्या चीज़ है, ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ द जॉइंट, x क्या चीज़ है, इस जॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये जॉइंट जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that joint shifts left side of the origin, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना शिफ्ट हुआ है, ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी बाई सिक्स के बराबर, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था।